आलसी टिड्डा। एक जंगल में चींटियों का बहुत बड़ा परिवार रहता था। चींटियों की रानी सबका बहुत ध्यान रखती थी और सभी चींटियां रानी चींटी का आदेश अच्छी तरह मानती थी। एक दिन रानी चींटी ने सभी चींटियों को दरबार में बुलाया और कहा, मौसम बदलने वाला है, बरसातों में हमें खाना ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी, इसलिए आज से ही खाना जमा करना शुरू कर देते हैं। अगले ही दिन से सभी चींटियां काम में जुट गई और खाना जमा करने लगी। उसी जंगल में एक आलसी टिड्डा भी था जो हमेशा मस्ती के मूड में रहता था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। चींटियों को दिन रात मेहनत करते देख टिड्डे ने कहा, अरे तुम लोग दिन भर काम में क्यों लगे रहते हो? कितनी गर्मी है, आओ मेरे साथ पेड़ की छांव में खेलते हैं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आओ चींटी दोस्त, काम छोड़ो, कुछ खेलते हैं। चींटी बोली, तुम तो बड़ी मस्ती में लग रहे हो, तुम्हें तो चिंता ही नहीं। अगर अभी खाना जमा नहीं किया तो बरसातों में रोना पड़ेगा। आओ तुम भी हमारे साथ खाना जमा कर लो, नहीं तो पछताओगे। टिड्डा बोला, अभी तो मेरा मूड नहीं है, जब तक बरसात आएगी तब की तब देख लेंगे, अभी तो मुझे खेलने में बहुत मजा आ रहा है। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। चींटियों को जरा भी चिंता नहीं थी, वह अपने घर में सुरक्षित थी क्योंकि उनके पास खाने के लिए पहले से ही बहुत सारा भोजन जमा था। अचानक रानी के महल के दरवाजे पर कोई जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आना है। कौन है इतनी जोर जोर से, कौन चिल्ला रहा है? रानी चींटी, ये वही टिड्डा है जो गर्मियों में मजे से खेलता था और अब मदद के लिए चिल्ला रहा है। रानी चींटी बोली, इसे अंदर आने दो, मुझे लगता है कि ये अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें इसे माफ कर देना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी चींटी, आपने मेरी जान बचा ली। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा और बरसातों से पहले खाना जमा करूँगा। टिड्डे को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रानी चींटी ने उसे भोजन करवाया और अपने महल में रखा। सीख, हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। गौरी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुमने मना कर दिया तो पेड़ से कूदकर जान दे दूंगा अपनी। चल बे काले कौवे, तू तो बहुत काला है। गौरी, अगर मैं गोरा हो जाऊँ तो करोगे तुम मुझसे शादी? जिसके पंख रंग बिरंगे होंगे उसी से करूंगी शादी मैं तो। तुम तो बहुत काले हो, मैं तो गोरे कौवे से करूंगी शादी। जाओ जाओ, मैं नहीं करती शादी वादी। कालू कौवा सोचता है और फिर बोलता है गौरी कौवे से, अगर मैं अपने पंख गोरे कर लूँ तो, अगर रंग बिरंग पंख लगा लूँ तो करोगी ना गौरी तुम मुझसे शादी? मैं भी सुंदर सा बनकर आ जाऊंगा, वैसे भी मुझे 2 दिन हो गए नहाए हुए। इतना कहकर कल्लू वहाँ से उड़ जाता है और वो तो सोचता है कि रंग बिरंगे पंख कैसे लगाए जाएं। इतने ही सोचते सोचते वहाँ पर चील आ बैठती है। वह चील से बातचीत करने लग जाता है। चील को अपनी सारी परेशानी सुनाता है और चील उसे बताती है, काले कौवे, तुम क्यों परेशान हो, मुझे बताओ। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। गौरी तो मुझे पसंद ही नहीं करती, मेरे काले रंग की वजह से। बोलती है गोरे कौवे से शादी करेगी जिसके पंख रंग बिरंगे होंगे। चील सोचती है और फिर बोलती है कौवे से, तुम चाहो तो किसी भी परिंदे के पंख लगा सकते हो। क्या कहा, पंख और परिंदे के पंख? जाओ किसी भी परिंदे के पंख ले आओ। इतना ही कहकर चील वहाँ से उड़ जाती है। अरे यार, मैं पंख कहाँ से लाऊंगा अब? सोच रहा हूँ किसी पक्षी के पास जाऊँ। और इतना ही कहकर कौवा वहाँ से उड़कर रानो चिड़िया के पास जा पहुँचता है।
रानो चिड़िया, तुम्हारे पंख तो बहुत ही सुंदर है, क्या कुछ अपने पंख दोगी मुझे? मैं नहीं दूंगी पंख वंख, मेरे पंख बहुत सुंदर हैं। चिड़िया, अगर तुम मुझे पंख दे दोगी तो मेरी शादी गौरी से हो जाएगी। मैं नहीं दूंगी अपने पंख, जाओ किसी और से जाकर ले लो। कौवा तो अपना सामू लेकर वहाँ से उड़ जाता है और बेचारा पूरे जंगल में घूमता फिरता एक मुर्गे को देखता है और उसके पास जा पहुँचता है। उससे कहता है, मुर्गे, क्या तुम मुझे अपने पंख देना पसंद करोगे? मुझे गौरी से शादी करनी है। क्यों नहीं दे सकता हूँ मैं अपने पंख, मगर उसके लिए तुम्हें कुछ भुट्टे के दाने मुझे खिलाने पड़ेंगे। भुट्टे के दाने तो मैं लेकर आ जाऊंगा। मुर्गे भाई, खेत से चोरी करने में तो मैं माहिर ही हूँ, आप तो जानते ही हो ना। हाँ, मैं जानता हूँ। ठीक है, तुम ले आना और मेरी मुर्गी मेरा इंतजार कर रही है। जैसे ही मैं मकई के दाने खाऊंगा और पंख फड़फड़ाऊंगा, तभी कुछ पंख टूटकर गिर जाएंगे और वह पंख तुम ले जाना अपने साथ। ऐसे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। कौवे को तो ये प्रस्ताव बहुत ही पसंद आता है। ठीक है मुर्गे भाई, मैं अभी जाता हूँ। कौवे, जल्दी आना, मेरी बीवी मेरे घर पर इंतजार कर रही है। और कौवा तो वहाँ से उड़ जाता है और पूरे जंगल से घूमता घामता एक मकई के खेत में जा पहुँचता है। पहले सोचता है क्यों ना अपनी पेट पूजा की जाए और फिर काम दूजा किया जाए। मुझे भी बड़ी तेज भूख लगी है, क्यों ना पहले अपना ही पेट भर लूं, मुर्गे का बाद में देखा जाएगा। और कौवा मकई के दाने खूब शौक से खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो एक मकई का दाना वह मुर्गे के लिए भी ले लेता है। तभी किसान उसे देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। जैसे तैसे कौवा तो उड़ता फिरता अपनी जान बचा ही लेता है। डंडा उसकी कमर पे लग जाता है, पर उसे तो गौरी का भूत सवार होता है और वह अपनी शादी के चक्कर में तेज की उड़ान भरता है। हाँफता हुआ कहीं जाकर बैठ जाता है। आज तो मारा ही जाता, अगर वो किसान मेरे सर पे डंडा मार देता तो मेरा तो सर ही फट जाता। और जैसे तैसे वो बेचारा मुर्गे के पास पहुंच जाता है। मुर्गे भाई, जल्दी से ये मकई के दाने खाओ और पंख फड़फड़ाओ और मुझे फारिग करो। और वह खाना खाने लग जाता है। जैसे ही मुर्गे का पेट भरना चालू होता है, वह पंख फड़फड़ाने लगता है और थोड़ी ही देर में पंख टूटकर गिर जाते हैं। कौवे की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। चलो, इतने पंख तुम्हारे लिए काफी रहेंगे। कौवा तो पंख लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। अपने घर जाकर बैठता है और चैन की सांस लेता है। आज तो पूरा दिन पंख इकट्ठा करने में ही निकल गया। गौरी, तुम मेरा प्यार कब समझोगी? गौरी, देखो तो जरा कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं गोरे होने के लिए। न जाने तुम किस दुनिया में गुम हो। और कौवा तो बेचारा सो जाता है और अगले दिन की सुबह उठकर देखता है, पर उसे पंख कम लगते हैं और वो सोचता है क्यों ना मिट्टू के घर जाके उससे भी कुछ पंख ले लिए जाएं। मिट्टू के पास जा पहुंचता है और उससे अपने मन की बात बताता है। मिट्टू, मिट्टू, मेरे प्यारे दोस्त, बताओ कैसे आना हुआ कौवे? मिट्टू भाई, मुझे आपके कुछ पंख चाहिए क्योंकि मुझे रंग बिरंगी पंखों की ज़रूरत है। मिट्टू
मिट्टू तो सोच में ही पड़ जाता है और सोच साच कर कहता है, ठीक है, मैं अपना पंख दे दूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना होगा। ठीक है मिट्टू भाई, आप जैसा बोले मैं वैसा ही करूंगा। आप बताइए क्या करना है। और मिट्टू तोता उसे घर की सफाई पकड़ा देता है, पूरे घर की झाड़ू लगवाता है और बदले में अपने कुछ पंख तोड़कर कल्लू कौवे को दे देता है। कल्लू, मैं पंख दे तो रहा हूँ, मेरे पंखों को रोजाना धोना अच्छे वाले शैम्पू से, क्योंकि मैं बहुत साफ रखता हूँ। ठीक है, मैं रोजाना नहाया करूँगा। वैसे भी शादी के बाद रोज ही नहाता है इंसान। इतना कहकर कल्लू तो वहाँ से उड़ जाता है और वह एक दुकान पर पहुँचता है। वह वहाँ से ग्लू खरीदकर अपने पंखों को चिपकाने बैठ जाता है। वाह कल्लू, तू तो बहुत सुंदर लग रहा है। अब देखो गौरी तुझसे शादी करने के लिए कैसे पीछे पड़ेगी। और वो तो गौरी के घर के लिए निकल पड़ता है। जाकर गौरी कौवी को आवाज देता है, गौरी गेट खोलो, गौरी मैं आ गया हूँ तुम्हें लेने, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ गौरी, जल्दी से गेट खोलो गौरी। और इतना ही सुनते गौरी बाहर आ जाती है और उससे पूछती है कि वह क्यों आया है। अब तो मैंने शादी भी कर ली। क्या कहा गौरी, तुमने शादी कैसे कर ली? देखो मैं रंग बिरंग पंख लगा कर आया हूँ। तभी गौरी कौवी अपने पति को बुला लेती है। देखो जी, ये कौवा मुझे परेशान कर रहा है। इतना सुनते ही गौरी के पति को गुस्सा आ जाता है और वह कल्लू की पिटाई करने लग जाता है और कल्लू के सारे पंख टूटकर झड़ जाते हैं। कल्लू की तो हजामत ही बना देता है। बेचारा कल्लू अपना पंख बचाते हुए वहाँ से उड़ जाता है और उसे कुछ नहीं मिलता। कुकू चिड़िया जंगल से गुजर रही होती है। वो देखती है कि सेब के पेड़ लगे होते हैं। सेब के पेड़ों पर तो खूब रसीले रसीले सेब लगे होते हैं और वो देखने लग जाती है। अरे वाह, कितने मीठे मीठे सेब हैं और रसीले रसीले, काश मैं इन्हें खा पाती, बहुत ज्यादा अच्छे हैं ये तो। क्या हुआ चिड़िया, यहाँ क्या काम है तुम्हारा? मेरे बगीचे से दूर चली जाओ, खबरदार, जो एक सेब भी खाया तो जानते हो ना कितनी कीमत होती है एक सेब की, और आ गई मुंह उठाकर मेरे सेब पर नजर लगाने। कल्लू भैया, मैं तो बस सेब देख ही रही थी, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपके बगीचे से सेब खा पाऊँ। बस रहने दो, मुझे अपनी झूठी मूठी बातों में मत लेकर आओ। और चिड़िया तो बेचारी वहाँ से उड़कर चली जाती है। वो देखती है कि एक बूढ़ी कबूतरी सेब का ठेला लगाए होती है। चिड़िया उसके पास जाती है। बेटा, क्या तुम मेरी ये टोकरी उठाकर रख दोगी? आंटी, क्यों नहीं, मैं रख दूंगी आपकी टोकरी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। बेटा, ये सेबों की टोकरी है, बचे हुए सेब है ये। आज मैंने सेब बेचे थे पर बहुत कम बिके। लोग बड़ी बड़ी दुकानों से तो ले लेते हैं पर हमसे लेते टाइम मोल भाव बहुत करते हैं, इसीलिए कभी कभी तो सारे ही सेब बच जाते हैं मेरे और अगले दिन सड़ जाते हैं। इसी कारण बहुत कम बिक्री हो पाती है मेरे सेबों की। आंटी जी, मैं आपके सारे सेब भी उठा लूँगी और आपको घर तक भी छोड़कर आ जाऊँगी, आप मुझे बताइए। ठीक है बेटा। और उसका ठेला चलाते हुए ले जाती है कुकू, और कबूतरी को भी काफ़ी सहारा लगता है। बीच में एक बस्ती पड़ती है, उसी में कुकू चिड़िया सेब बेचने लग जाती है।
मीठे मीठे सेब ले लो, आओ सेब लेते जाओ। 20 रुपए के सेब 10 रुपए भाव लगा दूंगी, आओ जल्दी आओ। ऐसे ही ग्राहक आने लग जाते हैं और कुकू तो बिक्री कर लेती है। कबूतरी देखकर हैरान हो जाती है। कुकू को सेब बेचने बहुत पसंद थे। सेब ले लो, सेब वाली सेब देने आई। आंटी अब आप आराम करिए। बेटा ऐसा करती हूँ, कुछ सेब तुम ले जाओ, आराम से बैठ के खा लेना, तुम्हें भी भूख लगी होगी, और अपना ख्याल रखना। ठीक है आंटी जी, मैं खा लूँगी, मैं सुबह से भूखी थी, मैंने आपको बताया नहीं। और इतना ही कहकर कुकू घर के लिए निकल पड़ती है। घर जाकर सेबों को देखकर चैन की सांस लेती है और सेब खाना शुरू करती है। अगर इस सेब के बीजों को मैं बो दूं तो मेरे सेब भी पेड़ों में बदल जाएंगे, फिर उसकी खेती करूंगी। और कुकू सेब खा लेती है। सेब के बीजों को ले जाकर गड्ढे में दबा देती है और थोड़े थोड़े दिन में उनको पानी देती है। बीजों को एक लाइन में लगाकर उनकी खेती के लिए तैयार होने देती है। ऐसे ही अगली सुबह जाकर उनकी रखवाली करती है। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। कुकू अपनी मेहनत से रोजाना सेबों में पानी डालती तो कभी खाद डालती। उसके पेड़ काफी बड़े होने लग गए थे। कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे सारे पेड़, जरूर ये भी बड़े होंगे एक दिन और इन पर सेब आएंगे। और कुकू इतना कहते हुए पानी डालती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। वो भूखी प्यासी खेतों में मेहनत करती, सुबह उठते ही पानी डालती और उसके सेबों के पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए और उन पे ढेर सारे सेब भी लग गए। कुकू को तो बहुत खुशी हुई सेब का पेड़ देखकर, और इतने सारे सेब बेचने के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। ये सेब मैं टीनू आंटी के साथ बेचा करूँगी, हम दोनों की ठेली बहुत ज़्यादा चलेगी। और कबूतर और कुकू दोनों ही सेब बेचना शुरू कर देते हैं। टीनू आंटी, मेरा आइडिया कैसा लगा? सेब अब हम खूब बेचेंगे। सेब ले लो, ताज़े ताज़े मीठे मीठे सेब ले लो। 100 रुपए किलो सेब 50 रुपए में, मोल भाव किए बिना, जल्दी जल्दी खाते जाओ, लेते जाओ। और वही कालू कौवा परेशान हो गया। इस चिड़िया की ठेली तो बहुत ज़्यादा चल रही है और मेरे सेब बिकने ही बंद हो गए हैं। इस चिड़िया को मज़ा चखाना ही पड़ेगा। अभी बताऊंगा उसे तो मैं, ये ज़्यादा फड़फड़ा रही है। ऐसे ही रात हो जाती है। रात में कल्लू कौवा तो एक डिब्बे में जहरीली दवाई भरकर कुकू के खेतों में डालने निकल पड़ता है। वह दवाई डाल तो रहा होता है, परंतु उसे ये नहीं खबर होती कि जिन पेड़ों में वह दवाई डाल रहा है वह जादू ही पेड़ है, और वे पेड़ बोलने लग जाते हैं। ये कौन है जो हमारे अंदर दवाई डाल रहा है? इसका तो मैं अभी खात्मा करता हूँ। रुक बे कालू कौवे। और वह अपने जादू से कालू कौवे की अकल को घुमा देते हैं। अरे मैं यहाँ क्यों दवाई डाल रहा हूँ? मुझे तो ये दवाई अपने खेतों में डालनी थी। चलो भाई कालू, जल्दी से दवाई डालने खेत के लिए निकलो। और कालू कौवा वो दवाई लेके अपने खेत में चला जाता है। सारे खेत में जहरीली दवाई डाल तो वो देता है, परंतु उसके दिमाग अभी भी पेड़ों की शक्ति से ही चल रहा होता है। उसके खेतों में जो जहरीली दवाई डलती है तो सारे पेड़ मुरझा जाते हैं। अगली सुबह वह जाकर देखता है तो
खेत को वीरान पाता है। अरे अरे, ये मेरी खेती में क्या हुआ? और उसकी जादुई शक्तियाँ बोलने लग जाती हैं। अच्छा, तो ये वही दवाई है जो मैं चिड़िया के खेत में डालने गया था, पर मैंने ये दवाई अपने खेत में क्यों डाली? और कौवा अपने ऊपर बहुत पछतावा करता है कि उसने गलत करा। अगर वो गलत कदम उठाता ही नहीं तो उसका खेत भी बर्बाद ना होता और चिड़िया के वहाँ वह नौकरी पर लग जाता है। चिड़िया तो खूब मेहनत करती और उसे भी जितना वह कमाता उसे उतने पैसे दे देती। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और जो गड्ढा हम किसी के लिए खोदते हैं कभी कभार हम उसमें खुद ही गिर जाते हैं। अगर आपको चिड़िया का नाम याद हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।